अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली पिजारानी आईआर के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की एक डोमिनेंट वेरिएशन इकोनॉमिक लिबरलिज्म पे लेक्चर करेंगे। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म पे बात करने से पहले मैं थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट फिर आपको देना चाहता हूँ कि भाई इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी एक इंटरप्ले है इकोनॉमिक्स के दरमियान और पॉलिटिक्स के दरमियान। या मैं ये कहूँ कि इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी ये बताती है कि कैसे दुनिया में पॉलिटिक्स को इस्तेमाल करके इकोनॉमिक गोल हासिल किए जाते हैं, और यह भी पता चलता है कि कैसे इकोनॉमी को इस्तेमाल करके पॉलिटिकल गोल हासिल होते हैं। तो ये है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो दो बड़ी वेरिएशन है, उनमें एक इकोनॉमिक लिबरलिज्म और दूसरी है मर्केंटाइलिज्म। अब इकोनॉमिक लिबरलिज्म और मर्केंटाइलिज्म एक दूसरे को बहुत सी बातों में कोटेल करते हैं। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक लिबरलिज्म को देखते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म है क्या। देखें, इकोनॉमिक लिबरलिज्म जो बेसिकली वो एक पर्सनल लिबर्टी को ज्यादा पर्सनल लिबर्टी पे बेस करती है। इकोनॉमिक लिबरलिज्म के हिसाब से कोई भी बंदा, कोई भी इंडिविजुअल अगर वो प्राइवेट प्रॉपर्टी करना चाहता है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी वो कर सकता है, कोई इंडस्ट्री लगा सकता है या कोई कोचिंग सेंटर, कोई एकेडमी लगा सकता है जिसमें कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। और इकोनॉमिक लिबरलिज्म का ये भी मानना है कि भाई अगर कोई भी बंदा, कोई इंडिविजुअल अगर इंटरनेशनल मार्केट में कोई चीजें ले रहा है तो उसमें भी वो ये चीजें कर सकता है। और उसके साथ साथ एक इंडिविजुअल को अलो करती है, एक इंडिविजुअल को बूस्ट करती है कि भाई आप कोई प्राइवेट ओनरशिप करें, क्योंकि ये इकोनॉमिक लिबरलिज्म के मानने वाले लोग वो प्राइवेट ओनरशिप को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, प्रायोरिटाइज देते हैं कि भाई आप प्राइवेट ओनरशिप करें, आप कोई इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो ये है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। और जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इन इंडिविजुअल को उनको पूरा फ्री छोड़ा जाता है कि वो कोई भी इकोनॉमिक डिसीजंस ले या वो किसी के साथ भी अगर ट्रेड करे तो वो कर सकते हैं, जिसमें कभी भी उस ममालिक की, उस इंडिविजुअल का जो मुल्क है उसकी गवर्नमेंट कभी भी उस बात में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। अब ये देखेंगे कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म तो हमें समझ आ गई, मगर इकोनॉमिक लिबरलिज्म का जो मेन फोकस है, मेन पॉइंट या मेन एजेंडा वो क्या है? वो है फ्री ट्रेड। इकोनॉमिक लिबरलिज्म के हिसाब से अगर हमने दुनिया में फ्री ट्रेड किया तो ही हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। अगर हमने फ्री ट्रेड नहीं किया, हमने दूसरे ममालिक के जो एक्सपोर्ट है अगर उन पे हमने टैक्सेस और टैरिफ लगाए, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से दुनिया की इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और तबाह हो जाएगी। लेट सपोज कि यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया है फ्री ट्रेड के बारे में, वो ये है कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन के 193 कंट्रीज हैं। अगर हर कंट्री प्रोटेक्शनिस्ट मेजर उठाए, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ले, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी मतलब कि ऐसी पॉलिसी जिसमें वो सिर्फ अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें और दूसरे जो भी ममालिक हैं उनकी जितनी भी एक्सपोर्ट है अगर उन सब पे टैक्सेस लगाए जाएं, उन पे टैरिफ लगाए जाएं, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो दूसरे ममालिक हैं वो दूसरी कंट्री में कोई भी सामान नहीं भेजेंगे, जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो खत्म हो जाएगा, दुनिया की जो इंडस्ट्रीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। और फाइनली ऐसा ही कुछ हो जाएगा जैसे 1930 में ही दुनिया में ग्रेट डिप्रेशन आई थी। ये भी हो सकता है कि अगर दुनिया के पूरे ममालिक फ्री ट्रेड को खत्म करें तो फिर शायद 1930 जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाए। तो इसलिए सबके लिए ये प्रॉफिट है, ये कहते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म के लोग, ये सबके लिए प्रॉफिट है कि वो फ्री ट्रेड करें। लेट सपोज के यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। अब वो एग्जांपल ये है कि 2002 में बुश की एडमिनिस्ट्रेशन ने 20% टैरिफ लगाए थे स्टील के ऊपर। अब जब टैरिफ स्टील में लगे तो क्या हुआ कि जो यूनाइटेड स्टेट में जो स्टील का काम चल रहा था, वहां पे जो स्टील की जो इंडस्ट्रीज थी, उनके जो लोग थे वो तो ज्यादा पावरफुल होते गए, क्योंकि उनकी बहुत सी जॉब जो थी वो भी बच गई, उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। मगर उस इवेंट का जो इम्पैक्ट पड़ा वो ये पड़ा कि हर यूएस के सिटीजन के ऊपर $20 पड़े। मतलब कि इनका इकोनॉमिक लिबरलिज्म वालों का मानना यह है कि अगर हम फ्री ट्रेड नहीं लगाएंगे
तो लॉन्ग टर्म में उनके बड़े ही नुकसान सामने आएंगे। तो इसलिए हमें फ्री ट्रेड लगानी चाहिए। तो इकोनॉमिक लिबरलिज्म का दूसरा पॉइंट है कि जो फ्री ट्रेड है ये एक शेयर्ड इंटरेस्ट है। मतलब जो भी कंट्री, चाहे वो अफगानिस्तान हो चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, ये दोनों अगर फ्री ट्रेड कर रहे हैं, इन दोनों ममालिक की जो कंडीशन है, उनके जो लोगों की कंडीशन है वो बेहतर हो रही है। लेट सपोज कि दोनों कंट्री इसमें फ्री ट्रेड से वो फायदा ले रहे हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि मार्क्सिज्म का ये मानना था कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल निजाम ऐसा बनाया हुआ है जो फ्री ट्रेड को सपोर्ट कराए और उसकी वजह से दुनिया के लोगों की हालातें खराब होगी। मगर उसके बाद क्या हुआ कि बहुत से जो पेरीफेरी कंट्री थी, जो बिल्कुल पीछे थी, उनकी कंडीशन बेहतर हुई, वो सेमी पेरीफेरी हो गई, और जो सेमी पेरीफेरी थी उनकी कंडीशन और बेहतर हुई, वो कोर की तरफ चली गई। तो मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक लिबरलिज्म वालों का मानना है कि भाई फ्री ट्रेड के देखें कितने बड़े प्रॉफिट हुए दुनिया को। और तीसरा नंबर पॉइंट जो बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हेजमनी थीसिस। अब हेजमनी थीसिस में इकोनॉमिक लिबरलिज्म के लोग कहते हैं कि भाई देखें, आपने मार्केट बना दी, आपने इंस्टीट्यूशंस तैयार किए, आईएमएफ बना दिया, वर्ल्ड बैंक बना दिए, अब वो इंस्टीट्यूशंस दुनिया के ट्रेड को देखेंगे। लेट सपोज के ये कोई भी कंट्री नहीं कर सकता कि वो इंटरनेशनल किसी ऑयल की प्राइसेस को सेट करे, वो काम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का है, वो ही देखेंगे। यहाँ पे मैंने ये एक मिसाल लिखा हुआ है सऊदी अरबिया का, और ये जो मिसाल है वो इंटरनेशनल रिलेशन की बुक गोल्डस्टीन में लिखा गया है। तो उसमें इकोनॉमिक लिबरलिज्म के इस आइडिया को सपोर्ट करते हुए, इंटरनेशनल मार्केट के आइडिया को सपोर्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि लेट सपोज कि सऊदी एक बैरल ऑयल किसी डेवलपिंग कंट्री को $10 में दे, और वहां पे कोई डेवलप्ड कंट्री जिसको ऑयल की ज्यादा जरूरत हो, अगर वो सऊदी अरबिया को $100 दे, तो जाहिर बात है सऊदी का यही काम होगा कि सारा का सारा ऑयल वो उस डेवलप्ड कंट्री को दे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो डेवलपिंग नेशन है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो बिल्कुल उनकी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। जिससे क्या होगा, जिससे जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें बैलेंस जो है वो खत्म हो जाएगा, एक अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। तो इसलिए हेजमनी थीसिस में ये है कि भाई जो भी काम करना है वो इंटरनेशनल मार्केट को करना है, इंटरनेशनल जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी वो सेट करेंगे, और इंटरनेशनल जितने भी इकोनॉमिक के काम है वो इंटरनेशनल मार्केट देखेगी, जिसमें कोई भी कंट्री को ये इजाजत नहीं कि उसमें कोई काम करे। और ये दूसरा नंबर पॉइंट, इकोनॉमिक लिबरलिज्म के लोग कहते हैं कि भाई सिर्फ एक्सपोर्ट भी नहीं करना, हमें इंपोर्ट भी करना है, क्योंकि ट्रेड में बैलेंस तब ही रहेगा जब हम एक्सपोर्ट भी करें इंपोर्ट भी करें। लेट सपोज कि कोई भी कंट्री सिर्फ अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो उससे क्या होगा, उससे दूसरे जो ममालिक हैं उनकी इंडस्ट्री तो खराब हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको अगर मिसाल देना चाहता हूँ, ये है अफगानिस्तान और ये है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान कहे कि मैं सिर्फ अफगानिस्तान को अपना जो सामान है वो एक्सपोर्ट करूं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अफगानिस्तान की तो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, ये अपना सामान जो है वो किसको एक्सपोर्ट करे। तो अगर यहाँ पे पाकिस्तान ने उनका सामान इंपोर्ट करने से मना कर दी, तो यहाँ पे अफगानिस्तान की इंडस्ट्री तो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इकोनॉमिक लिबरलिज्म के लोग कहते हैं कि भाई आप एक्सपोर्ट भी करो और उसके साथ साथ इंपोर्ट भी करो, तभी इंटरनेशनल ट्रेड में बैलेंस रहेगा। तो ये था मेरा लेक्चर इकोनॉमिक लिबरलिज्म के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, दैट्स ऑल।